और केएफसी जैसी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी नहीं आई थी, तब तक यहां फ्रेंच फ्राइज को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये तब सिर्फ बड़े होटल्स में ही मिल पाते थे और इन बड़ी होटल चेन्स को भी ये फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज ये कहानी 360 डिग्री पलट चुकी है। आपसे कुछ सालों पहले तक जो चीज हमें विदेशी लगती थी और जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही चीज दुनिया के 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में मेड इन इंडिया का सिंबल बन गई है। आज इंडिया इस डोमेन में यूरोप और अमेरिका तक को टक्कर दे रहा है। हालांकि न तो आलू हमारा है और न ही ये फ्रेंच फ्राइज भारत की देन है, लेकिन बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत के बने फ्रेंच फ्राइज खा रही है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। और इसमें भी सबसे बड़ा रोल केवल एक स्टेट गुजरात का है। यानी अब गुजरात केवल डायमंड ही नहीं बल्कि फ्रेंच फ्राइज भी एक्सपोर्ट करता है। आपको यकीन नहीं होगा कि मिड 2000 तक देश हर साल 5000 टन से ज्यादा फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट कर रहा था, जो 2010-11 में अपने पीक तक पहुंच गया, जब इंडिया ने दूसरे देशों से करीब 7000 टन का फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट किया। लेकिन 2022-23 तक आते आते ये गेम पूरी तरह से पलट गया और इस साल भारत ने 67,700 मीट्रिक टन फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की, जिनमें से 95% से ज्यादा फ्रेंच फ्राइज ही थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि 2023-24 तक आते आते इंडिया का फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इनफैक्ट इसी पीरियड में इंडिया ने 1,35,877 टन फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट की, जिनकी कीमत ₹1478.73 करोड़ थी, जो वाकई एक काबिले तारीफ डेटा है। 1990s में जब मैकडोनल्ड्स भारत आया तो उसे भी अपने फेमस लॉन्ग फ्राइज के लिए आलू अमेरिका से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन आज गुजरात की फैक्ट्रियां अब मनीला के मैकडोनल्ड्स, रियाद के केएफसी और लंदन के सुपरमार्केट्स के लिए फ्राइज बना रही हैं। आज इंडिया के फ्राइज टोक्यो से लेकर टोरंटो तक हर छोटे बड़े फास्ट फूड कॉर्नर्स में सर्व हो रहे हैं। साल 1992 में जब लैम वेस्टर्न ने पहली बार फ्रोजन फ्राइज इंपोर्ट किए थे, तब उसने अपने सपनों में भी दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि एक दिन इंडिया दुनिया को एनुअली 1.35 लाख टन फ्राइज एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इंडिया ने इतने कम समय में इस इंडस्ट्री की काया पलट कैसे कर दी? देश के कुल 7.42% आलू उगाने वाले गुजरात ने इतने बड़े फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान कैसे बना ली? दोस्तों, यदि आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो आइए अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि आज बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए इन पतली, क्रिस्पी और टेस्टी फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा एडिक्टिव कुछ भी नहीं। ये डीप फ्राइड पोटैटो फ्रिटर्स देश भर के फूडीज को पसंद आते हैं और शायद ये उनकी फास्ट फूड की प्लेट की सबसे बेस्ट चीज बन गए हैं। इनका क्रेज देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंडिया में कुछ ही समय पहले मेहमान के तौर पर आए थे। असल में इंडिया में इनकी शुरुआत 1992 में हुई, जब अमेरिकन प्रोसेस्ड फूड कंपनी लैम वेस्टर्न ने इन्हें इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किया। इस कंपनी का मकसद इन फ्रोजन फ्राइज को इंडिया के हाई एंड होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बेचना था। 4 साल के बाद कनाडा की मल्टीनेशनल फूड कंपनी मकैन फूड्स भी इसी रास्ते पर चल पड़ी। जब यूएस फूड जायंट मैकडोनल्ड ने इंडिया में अपना पहला आउटलेट खोला तो मकैन उसके फ्राइज की सोल सप्लायर बन गई। तब से इंडिया में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के इंपोर्ट और कंजम्पशन की कहानी बढ़ती ही चली गई। लेकिन ज्यादा कंजम्पशन का सीधा मतलब इस फूड आइटम का ज्यादा इंपोर्ट भी था। इसलिए जैसे जैसे इन क्रिस्पी स्ट्रेट कट डीप फ्राइड पोटैटोज की कंजम्पशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ते गए और 2010-11 के अप्रैल मार्च तक पीक पर पहुंचकर ये 7,863 टन तक पहुंच गए। यहां आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने इन फ्राइज के लिए पोटैटोज खुद ही क्यों नहीं उगा लिए? तो इसका एक बड़ा कारण इंडिया के क्लाइमेट में छिपा था। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में फ्रेंच फ्राइज में इस्तेमाल होने वाला लंबा आलू नहीं उग सकता था। उस समय इंडिया में उगाए जाने वाले आलू, जैसे कि कुफरी बहार में 80% पानी और स्टार्च की मात्रा होती थी, जो फ्राइज को बनाने के लिए यूजफुल नहीं थे। इन आलूओं को तलने पर वो काले पड़ जाते थे और उनमें क्रंच की कमी हो जाती थी। साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज के लिए जरूरी प्रोसेसिंग वेराइटीज जैसे कि सेंटाना, लेडी रोजेटा भारत में नहीं उगाई जाती थी, क्योंकि ये नीदरलैंड्स और यूरोपियन कंपनीज के पेटेंटेड सीड्स से उगती थी। हालांकि 1996 में मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स के इंडिया आने से हमारे यहां फ्राइज की मांग अचानक से बढ़ गई, लेकिन देश में इस इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। फ्रोजन फ्राइज बनाने के लिए आईक्यूएफ यानी इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग मशीनें और -18 डिग्री सेल्सियस पर प्रोडक्ट्स को स्टोर करने वाली कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं थी। साथ ही किसानों के पास नई वैरायटीज को उगाने के लिए रिस्क बेयरिंग की क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड की कोई गारंटी नहीं थी। तो कुल मिलाकर 1990 से 2010 तक यहां ना तो प्रोसेसिंग ग्रेड आलू की खेती होती थी और ना ही हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसलिए इंडिया में काम कर रही एमएनसीज को ये यूरोप से इंपोर्ट करना पड़ता था। यही बड़े कारण थे जिसकी वजह से इंडिया इन प्रोडक्ट्स का बड़ा इंपोर्टर बन गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर है, जो कि 60 ऑड मिलियन टन आलू प्रोड्यूस करता है। वहीं चाइना अप्रॉक्स 95 मिलियन टन आलू उगाता है। लेकिन भारत के इस प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा नॉर्मल पोटैटोज हैं और घर के खाने में ही इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं को टेबल वेराइटीज कहते हैं। इन टेबल वेराइटीज में मॉइस्चर ज्यादा है और ड्राई मैटर मुश्किल से 15 to 16%। इनमें हाई रिड्यूसिंग शुगर्स यानी कि ग्लूकोज भी होते हैं। शुगर की बड़ी मात्रा फ्रेंच फ्राइज या चिप्स को फ्राई करने पर डार्क कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो वेराइटीज में 20 to 23% ड्राई मैटर होता है, जिससे कि कम एनर्जी और ऑयल कंजम्पशन के साथ ज्यादा फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बन पाते हैं। साथ ही इनमें फ्रेश वेट बेसिस पर 0.1% से कम रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जिससे फिनिश्ड प्रोडक्ट का कलर हल्का होता है। यहां आपको यह भी बता दें कि 1 kg फ्रेंच फ्राइज प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 1.8 kg पोटैटो की जरूरत होती है, जबकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे कि हैश ब्राउन्स, बर्गर पैटीज, नगेट्स और आलू टिक्की के लिए 1.5 kg और डिहाइड्रेटेड पोटैटो फ्लेक्स में 6 kg की जरूरत होती है, जो भुजिया स्नैक मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बीकानेर वाला, बालाजी वेफर्स और बीकाजी फूड्स यूज करते हैं। खैर, अब अपनी कहानी पर वापस आए तो अगला सवाल यह उठता है कि आखिर इंडिया ने इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक का यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव किया और फ्रेंच फ्राइज मार्केट पर किस तरह से
से कब्जा जमाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश के पोटैटो फार्मर्स का प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो वेराइटीज उगाने का फैसला है, जो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो वेराइटीज जैसे कि सेंटाना, इनोवेटर, केनेबेक, कुफरी फ्राइसोना, कुफरी फ्रायूम, लेडी रोजेटा और कुफरी चिप्सोना की जरूरत होती है। जहां एक तरफ सेंटाना, इनोवेटर और लेडी रोजेटा मोस्टली नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी से आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुफरी वेराइटीज गवर्नमेंट ओन्ड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला द्वारा डेवलप की गई। भारत के इस वेंचर को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो होती है जहां फार्मर्स और बायर्स अग्रीमेंट्स के तहत ये तय कर लेते हैं कि फार्म प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे और उनको किस दाम पर बेचा जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया की मेजर फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टिंग कंपनी हाइफन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में अपने प्लांट्स में लगभग 700 करोड़ इन्वेस्ट किए, जो 17 टन पर आवर फ्रेंच फ्राइज और 3.6 टन पर आवर पोटैटो फ्लैक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उनके साल भर के ऑपरेशन के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को क्रिएट करना रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने से ज्यादा आसान है, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काम आती है। असल में पोटैटो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फेब मार्च में हार्वेस्ट होता है। तो करंट सीजन के लिए यह कंपनी 7,250 फार्मर्स से 4 लाख टन खरीदने का प्लान कर रही है, जो गुजरात में 30,000 एकर्स, मध्य प्रदेश में 1,500 एकर्स और उत्तर प्रदेश में 500 एकर्स में उगा रहे हैं। और इसके लिए हाइफन फार्मर्स को 13.8 रुपीज पर केजी ऑफर कर रहा है। यह कीमत प्लांटिंग से पहले सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट की गई थी और यही कीमत फार्म गेट पर फार्मर्स को पे की जाएगी। यह कीमत 40 mm से ज्यादा डायमीटर वाले पोटैटोज के लिए है। ये बड़े ऑब्लोंग शेप्ड ट्यूबर्स होते हैं जो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आइडियल होते हैं। ये कंपनी फ्लैक्स में प्रोसेस करने के लिए छोटे साइज के ट्यूबर्स भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो 8 रुपीज पर केजी रेट के कम दाम पर मिलता है। हाइफन की फार्मर कनेक्शन कंपनी हाइफार्म के सीईओ एस सौंदरराज जाने का कहना है कि 2027-28 तक हमारा टारगेट 20,000 फार्मर से 80,000 एकर्स में 1 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट का है। 43 इयर्स के अल्पेश नवीन भाई पटेल बताते हैं कि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा काम करती है, क्योंकि इसकी मदद से उनके प्रोड्यूस की प्राइस या मार्केटिंग को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। इसीलिए वो प्रोडक्शन के क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को इंप्रूव करने पर फोकस कर पाते हैं। अल्पेश नवीन भाई पटेल 180 एकर्स पर सेंटाना वैरायटी को उगाते हैं। अल्पेश साबरकांठा के प्रांतिज तालुका के सोनासन विलेज में उन लोगों में से एक हैं जो टोटल 3,900 एकर्स में पोटैटो की खेती करते हैं, और इनमें से 3,000 एकर्स पर खेती एक्सक्लूसिवली हाइफन के लिए की जाती है। दोस्तों यहां गौर करने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ अश्योर्ड प्राइस और प्रोक्योरमेंट तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये फार्म पर फार्मर एंगेजमेंट को मजबूत करने में भी मदद करती है। साथ ही साथ हाइफन अपने फार्मर्स को सेंटाना, फ्राइसोना और फ्रायोम पोटैटो के अच्छे क्वालिटी के डिजीज फ्री सीड्स प्रोवाइड कराता है। यह टिश्यू कल्चर लैब्स में बनने वाले मिनी ट्यूबर्स यानी कि छोटे आलुओं को आईटीसी टेक्निको एग्री साइंसेज, महिंद्रा, एचजीपीसी और केएफ बायोटेक जैसी सीड पोटैटो कंपनीज से सोर्स करता है। फिर पहले स्टेज पर इन्हें पहले हाइफन के 250 प्लस एकर्स के कॉर्पोरेट फार्म्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर इसके बाद पंजाब, हरियाणा और यूपी में कॉन्ट्रैक्ट सीड ग्रोवर्स के थ्रू इसको 2 जनरेशन तक उगाया जाता है। फिर थर्ड जनरेशन सीड वो सीड होते हैं जो आम किसान जैसे कि पटेल अपने खेतों में उगाते हैं, ताकि ये हाइफन को कमर्शियल पोटैटो सप्लाई कर सके। इन कंपनीज के द्वारा कल्टीवेशन का कॉस्ट कम करने के लिए भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हाइफन भी फार्मर्स के साथ उनके कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने के लिए काम कर रहा है। पटेल पोटैटो बोने से पहले मानसून के दौरान 60 to 65 डेज तक ग्वार और ढेंचा को ग्रीन मनूअर लेग्यूम क्रॉप्स के रूप में उगाते हैं, ताकि अपनी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन और न्यूट्रिएंट कंटेंट को बूस्ट कर सके। पिछले साल इसने एवरेज 13.5 टन पोटैटो पर एकड़ हार्वेस्ट किया। 13 रुपीज पर केजी प्राइस और 85,000 to 90,000 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट पर उसका पर एकड़ प्रॉफिट 96,300 to 1,01,300 तक आता है। इस सीजन हाइफन ने हाइफार्म पाठशाला डेमोन्स्ट्रेशन भी कंडक्ट किए, जहां 48 इंच बेड विड्थ के अंदर सीड पोटैटोज को 2 रोज में प्लांट करने और 5.5 to 6 इंचेस डेप्थ पर सो करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेडिशनली पोटैटो सीड्स 4 रोज में और 60 इंच बेड में लगाए जाते हैं, लेकिन नए मेथड से हाइफार्म सीड्स की संख्या 25 से 19 बैग्स पर एकड़ कम करने, फर्टिलाइजर्स का यूज 20% तक कम करने और पानी का यूज 50% तक कम करने में कामयाब रहा है। इस मॉडल को फॉलो करने के फायदे बताते हुए गुजरात में 180 एकर्स पर सेंटाना वैरायटी उगाने वाले अल्पेश नवीन भाई पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि 1560 रुपीज पर बैग के हिसाब से मेरा सीड कॉस्ट ही आज 39,000 पर एकड़ है। अगर मैं 6 बैग्स कम सीड, डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटैश के 2 बैग्स कम और यूरिया के 2.5 की जगह 2 बैग्स यूज करता हूं, तो इससे 12,500 रुपीज पर एकड़ की बचत होती है। ये मेरे पोटैटोज के लिए 0.9 रुपीज पर केजी ज्यादा मिलने जैसा है। तो दोस्तों इस तरह इन कंपनीज का ये सीड टू शेल्फ अप्रोच काफी रेलेवेंट हो जाता है, खासकर जब आप ग्लोबल मार्केट्स में इसे बेच रहे हो, जहां कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों मैटर करते हैं। तो दोस्तों इस सब के चलते ही इंडिया इतनी बड़ी फीट अचीव कर पाया है। अब यदि आपके मन में यह सवाल अभी बाकी हो कि इंडिया एक्सपोर्ट कहां कर रहा है, तो आपको बता दें कि इंडियन फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट्स मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान तक जाते हैं। इसके अलावा इंडिया की ये पोटैटोज फ्रिटर्स जापान और ताइवान तक भी पहुंच रहे हैं। यहां खास बात यह है कि फ्रेंच फ्राइज के एक्सपोर्ट्स अब इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन से भी ज्यादा हो गए हैं। इंडिया का फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट उसके एस्टिमेटेड डोमेस्टिक कंजम्पशन 1 लाख टन से ज्यादा है। जैसे कि हाइफन के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ हरीश करमचंदानी बताते हैं कि वो इन सभी मार्केट्स के लिए एक अल्टरनेटिव सप्लायर बन गए, जो पहले सिर्फ यूरोप और यूएस से इंपोर्ट करते थे। इस कंपनी ने पिछले कैलेंडर ईयर में इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए 1,75,000 टन फ्रेंच फ्राइज में से लगभग 85,000 टन प्लस 12,000 टन पोटैटो हैश ब्राउन्स में से 8,000 टन का व्यापार किया है। इसके अलावा इसके दूसरे मेजर एक्सपोर्टर्स में गुजरात के इस्कॉन बालाजी फूड्स, फनवेब फूड्स और चिलफिल फूड्स तथा
यूएस बेस्ड जेआर सिम्प्लॉट का नाम है। इसका लगभग 80% होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैटरर्स के अलावा मैकडोनल्ड्स, केएफसी और बर्गर किंग जैसे बिजनेसेस को सेल्स होता है। इनके प्रोडक्ट्स ऑन एन एवरेज ₹125 पर केजी पर सेल होते हैं और बाकी रिटेल सेगमेंट को 200 पर केजी पर सेल होते हैं, जिससे टोटल मार्केट साइज ₹1400 करोड़ का हो जाता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि फ्रेंच फ्राइज मार्केट का साइज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। ये 2024 में $17.45 बिलियन से बढ़कर 2025 में $18.54 बिलियन तक हो जाएगा, जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR 6.2% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेडी टू ईट फूड की डिमांड में बढ़ोतरी फ्रेंच फ्राइज मार्केट की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी और इस मार्केट में इंडिया अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपने सस्टेन्ड एफर्ट्स की वजह से इंडिया इस मार्केट में एक लीडर के तौर पर उभरा है। तो दोस्तों, ये कहानी अपने विजन और इनोवेशन के दम पर इंडिया के द्वारा ग्लोबल टेस्ट बर्ड्स को जीतने की कहानी थी।